Hello and welcome to the third video of the Global Standard series. Global Standard एक रेफरेंस टूल है जो दुनिया भर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर सकती हैं और इम्प्लीमेंट कर सकती हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिसेस, अपनी जवाबदेही को स्ट्रेंथन करने के लिए उन लोगों की तरफ जिनके लिए वो काम करती हैं या करना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और जैसे कि हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड की पिछली 2 वीडियोस में जाना क्लस्टर ए और बी के बारे में, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड के क्लस्टर सी के बारे में। व्हाट वी डू इंटरनली, हम आंतरिक रूप से क्या करते हैं। क्लस्टर ए और क्लस्टर बी की तरह क्लस्टर सी में भी 4 कमिटमेंट्स हैं। एम्पावर्ड एंड इफेक्टिव स्टाफ एंड वॉलंटियर्स, वेल हैंडल्ड रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। अब बात करते हैं इस क्लस्टर के पहले कमिटमेंट की, एम्पावर्ड एंड इफेक्टिव स्टाफ एंड वॉलंटियर्स। अपनी संस्था के लक्ष्यों को अचीव करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ और वॉलंटियर्स की पूर्ण क्षमता हासिल करने में उनकी मदद करें, उनमें इन्वेस्ट करें, और यह कार्य कई तरीके से किया जा सकता है। पहले तो ये कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे स्टाफ, हमारे वॉलंटियर्स हमारे मूल्यों, हमारे वैल्यूज़, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम करें। साथ ही साथ हमारी एचआर मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ फेयर और ट्रांसपेरेंट हों। पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में भी हमारे टीम मेंबर्स की एक इम्पॉर्टेंट भागीदारी हो। इन कुछ प्रैक्टिसेस से हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना पाएंगे जो हमारे टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस और ग्रोथ को बढ़ावा देगा और हमारी संस्था के लिए भी लाभदायक होगा। वेल हैंडल्ड रिसोर्सेज, संसाधनों का सदुपयोग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का जिम्मेदारी से उपयोग हो, लक्षित कार्यों के लिए उपयोग हो। ऐसा करने से एक तो हमारे गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट प्राप्त होता है। यह सब एक ऑर्गेनाइजेशन की लंबी आयु के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा तभी होगा जब हम अपने संसाधनों को अपने गोल्स और वैल्यूज़ के अनुसार स्वतंत्रता से प्राप्त करेंगे और उनका लक्षित कार्यों के लिए उपयोग करेंगे। करप्शन, रिश्वतखोरी, धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्था में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल्स का होना और पालन करना ज़रूरी है। अक्सर संस्थाओं के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ किया जाए। तीसरा कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग, उत्तरदायी निर्णय निर्माण। एज CSOs हमारे लिए ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डिसीजंस हमारे स्टाफ, वॉलंटियर्स, पार्टनर्स एंड प्रभावित लोगों के फीडबैक पर आधारित हों। इसके लिए हमारी संस्थाएं अपने स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करें ताकि वो अपने सुझाव, अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतों को शेयर कर सकें ताकि वह उस इंफॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर डिसीजंस में यूज़ कर सकें। साथ ही साथ अपने स्टाफ और वॉलंटियर्स को सक्षम बनाएं ताकि वो लोगों को उनके फीडबैक का रिस्पॉन्स दे सकें, उनको बता सकें कि उनका फीडबैक कैसे यूज़ हुआ है, क्या बदलाव आए हैं। फीडबैक लेने का ये प्रोसेस CSOs की हेल्प करेगा अपने प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। लोगों को फीडबैक की इम्पोर्टेंस समझ आएगी और वो उसमें हिस्सेदार बनेंगे। अब बात करते हैं क्लस्टर सी के चौथे और आखिरी कमिटमेंट की, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, जिम्मेदार नेतृत्व। एज CSOs हमारे लिए ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मैनेजमेंट और हमारी गवर्निंग बॉडी अकाउंटेबल हों और इसके लिए आवश्यक है कि हमारी संस्था के लीडर्स अपनी संस्था का संचालन एक एथिकल वैल्यू सिस्टम और एक क्लियर विजन के साथ करें। इसके अलावा वह स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, लीगल कंप्लायंस, परफॉर्मेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेवार हों। लीडरशिप किसी भी तरह के विवादों और कंप्लेंट्स को सीरियसली ले। ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनेगा जो किसी भी संस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। इंडिया में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन कमिटमेंट्स पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आइए ऐसे 2 संस्थाओं के लीडर से सुनते हैं अबाउट सम ऑफ द गुड वर्क दैट देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग। मेरा नाम AK सिंह है और लीड्स के मैनेजिंग ट्रस्टी एंड डायरेक्टर हैं हम और एक फाउंडर मेंबर भी हैं लीड्स के। जब कम्युनिटी की बात सुनकर के आप प्रपोजल में उनकी विचारों को स्थान देते हैं
तो जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो आधा आपका काम हो चुका होता है। एक कम्युनिटी को पता होता है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में बात करने के लिए बोलेंगे थे, तो पहले ही हम लोग तय किए थे कि ऐसे करेंगे हम लोग काम। दूसरा, ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम करने से जो सुविधा हुआ है कि हम रांची में रहे चाहे नहीं रहे, कोई काम हमारे बिना रुकता नहीं है। आपके पास यदि कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अंग्रेजी जानने वाला, कंप्यूटर वाला, थोड़ा मोड़ा देश दुनिया ज्ञान रखने वाला, प्रपोजल लिखने वाला, तो आप अपने संघर्ष संस्था को नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि यह रिक्वायरमेंट है आउटर वर्ल्ड का। अब है कि जितने लीगल कंप्लायंसेस आज के डेट में हैं, चाहे इनकम टैक्स का हो, रेलवे का हो, एटीजी का हो, या एफसीआरए का हो, ऑडिट रिक्वायरमेंट का हो, डोनर्स का रिक्वायरमेंट हो, जिस क्वालिटी की रिपोर्ट की जरूरत हो, जिस क्वालिटी का डिजिटल प्रेजेंस की जरूरत हो, इन सारे कामों के लिए जितने प्रोफेशनल कैपेसिटी की जरूरत है, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी जिन संस्थाओं में नहीं होगी वो नहीं चल पाएंगे। चौथा है, जो बोर्ड है वो स्लिपिंग नहीं होना चाहिए और लीडरशिप एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। सैकड़ों ऐसे उदाहरण है कि सेक्रेटरी के डेथ के पास ही पैंडेमिक में, कोविड में जिन जिन संस्थाओं के सेक्रेटरी की डेथ हो गई, वो सारी संस्थाएं आज स्ट्रगल कर रही हैं, फंडिंग होने के बावजूद भी बनने के कगार पर है, क्योंकि बोर्ड में इतना झगड़ा शुरू हो गया, स्टाफ में इतना झगड़ा शुरू हो गया ओनरशिप को लेकर के कि वो चल नहीं पा रही है, क्योंकि टाइम रहते उन लोगों ने चीजों को तैयार नहीं किया। तो एक कॉम्पिटेंट बोर्ड हो, डिसिसिव बोर्ड हो, कॉम्पिटेंट एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो, सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो, लीगल कंप्लायंसेस प्रॉपर हो और कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो। जो आप काम कर रहे हैं वो उसकी डिलीवरी प्रॉपर हो और वो काम विजिबल हो, देखने में भी आए। आप डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में आपकी उपस्थिति हो, सरकार के जो अलग अलग दर्पण में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको भी ध्यान में रखना है सेक्रेटरी को, ठीक है। तो इस हिसाब से इन सारी चीजों को यदि आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज भी आपको कहीं फंडिंग की दिक्कत होगी। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं श्रीमती हेमल कामत, कॉन्सेप्ट इंडिया संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश की फाउंडर एंड सेक्रेटरी हूँ। पिछले 17 वर्षों से संस्थान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी हम एजेंसी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी टीम मेंबर, टीम का स्ट्रेंथन होना और टीम की समझ स्पष्ट रखना। इसमें हम क्वांटिटी पे नहीं जाते हैं क्योंकि ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। हम छोटी सी अपनी टीम के साथ में मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम स्टाफ को टॉप टू बॉटम सभी लेवल पे इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन्हें थोड़ा भी ये फील ना हो कि हमारा ये डिसीजन ऊपर लेवल पे सुना जाएगा ही नहीं। तो जहाँ तक कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, हम लोग प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल फील्ड है उस पर हमारे स्टाफ को हम पूरा ट्रेंड करते हैं। उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग जहाँ क्लासरूम में देना है वहाँ क्लासरूम में देते हैं। बट जो मेरा अनुभव है आज तक का 22 से 27 साल का, उसमें मुझे लगता है कि जितना अनुभव हमने सीखा या जितना हमारी कैपेसिटी बिल्ड फील्ड में रह करके हुई है, वही चीज़ मैंने डिलीवर की है हमारे स्टाफ के साथ में। तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनके साथ में हम मिल करके काम करें और कैपेसिटी बिल्डिंग के जितने ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं या कहीं ट्रेनिंग्स में जाना होता है तो उन्हें वो वहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती है। जहाँ प्लानिंग में हमारी टीम इन्वॉल्व होती है वहाँ पर कम्युनिटी भी होती है। उस कम्युनिटी में जो नीड वहाँ निकल के हम लोग कोई भी प्रोग्राम, सेट प्रोग्राम जो आता है उस पर काम नहीं करते हैं। पहले नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर टीम के साथ बैठ के, कम्युनिटी लीडर्स के साथ बैठ करके हम प्रायोरिटी फाइनल करते हैं कि क्या प्रायोरिटी इसमें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप गांव में जाएंगे तो आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आ जाती है, बट उसमें फिर उनके साथ में एक्सरसाइज होती है एक्सटेंसिव। हम उनके साथ में फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं और फिर फाइनल करते हैं कि प्रायोरिटी इसमें आपकी क्या है। अगर आपके पास में 10 तरह के अलग अलग हम उसमें एक्सरसाइज कराते हैं तो वो प्रायोरिटी डिसाइड होती है। अब इसमें डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें हमारी कम्युनिटी पूरी इन्वॉल्व होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की इन 3 वीडियो से आपको बहुत कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। इफ़ यू डिड,
then please feel free to share it with your team members, volunteers, or anyone who might benefit from this. If you have any questions, you can write to us at info@vaniindia.org. धन्यवाद.